आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, जिनका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अभी आने वाली इसकी अगली जो दो तीन चैप्टर होगी, ये टोटली आपका टेम्परेचर से रिलेटेड होगी और हम लोग इस टेम्परेचर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि टेम्परेचर आपका क्या होता है, हीट क्या होती है, क्या टेम्परेचर और हीट दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग होती है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर पे क्या करेंगे, जानने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी बता दें कि मान के चलिए टेम्परेचर क्या होती है। टेम्परेचर और हीट, यहाँ पे दो वर्ड आती है, तो यहाँ पे हीट और टेम्परेचर दोनों में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होती है। टेम्परेचर अलग चीज़ होती है और हीट आपका अलग चीज़ होती है। जानकारी के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान के चलिए कि आप लोगों का कोई फ्रेंड वगैरह में कोई दूसरे सिटी की ओर चला जाता है और वो बोलता है, जब वहाँ से रिटर्न होके आता है बोलता है कि यार वहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा। दूसरा आपका और फ्रेंड वहाँ पे रिटर्न होके बोलता है कि वहाँ हमने जहाँ पे गया था वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा। तीसरा फ्रेंड्स भी आके वही बोलता है कि यार हमने फलना सिटी गया था, वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा। अब सबने यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। तो आप कैसे जाने कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है? बात सही है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे बात क्लियर नहीं हो पाती कि सबने कह रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर हाई है, उसने भी कहा टेम्परेचर हाई है, उसने भी कहा टेम्परेचर हाई है, तो कितना हाई है टेम्परेचर, ये बात हजम नहीं होती। तो इसको इजाद पाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाए, ताकि हम एक परफेक्ट वैल्यू बता सकें कि वहाँ का टेम्परेचर इतना है, वहाँ का टेम्परेचर इतना है, ताकि हम कंफ्यूज में ना रहें। मतलब ये हम लोग सीधी लाइन में बोल सकते हैं टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर क्या है, आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है, कि वहाँ पे कितना डिग्री आपका गर्म है और वहाँ पे कितना डिग्री गर्म है, यही आपका टेम्परेचर कहलाता है। मतलब टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये लिखा हुआ है, देखिए, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस नोन एज टेम्परेचर। अब बातें यहाँ पर नहीं रुकी, बातें यहाँ पे नहीं रुकी, क्योंकि साइंटिस्टों के बाद में पास में एक मुसीबत खड़ी हो गई ना, टेम्परेचर को हम आखिर में मेजर करें तो किस तरह से मेजर करें। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा हेनरी सेल्सियस, शायद उसका नाम पूरा नाम था हेनरी सेल्सियस। उन्होंने इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या बनाए, एक इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किया। अब इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक स्केल उन्होंने डिजाइन किया और उस स्केल में आपका जो हमारा मेटल आती है, जो लिक्विड फॉर्म पे होती है, जिसको मरकरी कहते हैं, उस मरकरी को वहां पे क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो किसी भी मेटल इवेंटली आपका कोई भी सब्सटेंस के अंदर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो यहाँ पे हेनरी सेल्सियस ने क्या किए उसको समझिएगा, कि उन्होंने ये पता लगाया कि हर देश का क्लाइमेट तो अलग अलग होती है। इंडिया का क्लाइमेट अलग होगा, आप अदर्स कंट्री जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, अलग होगा। तीसरा देश जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। तो हम किस तरह का यहाँ पे हम डिवाइस डिजाइन करें ताकि सभी जगह पे उसको यूज किया जाए। तो इतनी सी बात सोचने के बाद में हेनरी सेल्सियस के मन में एक सवाल आया कि चाहे कोई भी कंट्री हो, जो भी क्लाइमेट हो, जो हमारा पानी होता है, पानी जब बर्फ बनती है
तो वो किसी भी कंट्री हो सेम टेम्परेचर पे बर्फ बनती होगी और सेम टेम्परेचर पर बॉयल भी होती होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस वाटर का सहारा लिया और उन्होंने एक स्केल डिजाइन किया। उन्होंने किस तरह से स्केल डिजाइन किया, इसको भी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। चलिए, क्या किया उन्होंने उस स्केल को कि बर्फ के ऊपर में उस स्केल को रख दिया गया और जब वहां का टेम्परेचर उन्होंने मेजर किया तो उस टेम्परेचर को उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस मान के रखा। एक बार फिर से, जब ये स्केल को बना रहे थे हेनरी सेल्सियस ने, तब किस तरह से बनाए कि स्केल को फर्स्ट टाइम पे वाटर के आइस पे रखे और जिस आइस पे जब रखा गया तो वो स्केल जिस टेम्परेचर को इंडिकेट किया उस टेम्परेचर को 0 डिग्री मान दिया गया और उस वाटर को क्या कर दिया गया, खौला दिया गया, बॉईल कर दिया गया। फिर से वहां एक रीडिंग लिया गया और उस रीडिंग को 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया। इस तरह से हम लोग को एक स्केल मिल जाती है 100 डिवीजन का। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो क्या होगा कि हेनरी ने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट मान के चलिए, ये पॉइंट जहां पे हमारा आइस मतलब वाटर आइस बना हुआ है, तो यहाँ पे जो भी रीडिंग किया स्केल, उस स्केल को उन्होंने क्या मान के रखा, 0 डिग्री सेल्सियस मान के रखा। ये किस कंडीशन की बात है, ये है आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर की, फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कि आइस की कंडीशन। जो भी यहाँ पे वैल्यू आया उसको 0 डिग्री मान लिया गया। अब दूसरी कंडीशन, इसी वाटर को क्या कर दिया गया, बॉईल कर दिया गया। अब बॉईल करते समय उन्होंने वहां पे एक रीडिंग और लिया और उस रीडिंग को उन्होंने माना 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बॉइलिंग वाटर का है। ये किस समय के लिए है, बॉइलिंग वाटर का, बॉइलिंग वाटर। इस तरह से हमको ये क्या मिल जाती है, स्केल मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि इसमें हम मेजर करें तो किस तरह से करें कि फलाना कंट्री का टेम्परेचर कितना है या फलाना सिटी का टेम्परेचर कैसा है। तो इसको भी इजाद पाने के लिए उन्होंने 0 से 100 के बीच में जितनी भी संख्या आती है उसका इक्वल साइज पे डिवीजन बना दिया गया। मतलब कि यहां से लेकर इस तरह से आपका क्या बना दिया गया, इक्वल डिवीजन बना दिया गया जो 100 की संख्या में है, 0 से लेकर 100। सबका साइज क्या है, इक्वल साइज है, इक्वल साइज डिवीजन, इक्वल साइज इस डिवीजन का। और ये डिवीजन कितनी है, 100 डिवीजन की। अब क्या हुआ कि जब हमारा बर्फ में 0 डिग्री था, अगर हम दूसरा जगह पे लेके जाते हैं तो यहाँ का मरकरी अगर यहाँ पे चढ़ जाए तो सबका वैल्यू कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 100 डिवीजन बना हुआ है। मतलब एक पॉइंट आपका 1 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से जब हम किसी भी बॉडी पे या किसी भी प्लेस पे या किसी भी कंट्री पे इसको लेके जाते हैं तो हमारा अंदर का मरकरी जितना हाइट को गेन करता है उतना हमारा वहाँ का टेम्परेचर होता है। इस तरह से हमको टेम्परेचर को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया जिसको हम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? 2 रेफरेंस पॉइंट के बीच, और ये 2 रेफरेंस पॉइंट आपका कौन कौन था, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री यानी कि उन्होंने माना था कि जो वाटर का बर्फ होती है वो किसी भी जगह किसी भी कंट्री पे सेम टेम्परेचर पे क्या बनती होगी, आइस बनती होगी, और सेम टेम्परेचर पे क्या करती होगी, बॉयल होती होगी। इसलिए उन्होंने ये दोनों पॉइंट को लेकर, दोनों 2 रेफरेंस पॉइंट को लेकर उन्होंने एक स्केल तैयार किया जिसको हम लोग थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? और इसको सबसे फर्स्ट टाइम में बनाया था आपका हेनरी सेल्सियस ने, इसलिए इसको हम लोग सेल्सियस स्केल के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे आप ये पॉइंट, इसको सेल्सियस स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए
और इससे हम लोग आसानी से किसी भी प्लेस कंट्री का टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं रही कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, तो कितना हाई था हम इसकी हेल्प से सडनली बता सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो बात समझ में आई होगी कि इस तरह से हमारा ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। हम आगे बात करेंगे, हीट की भी बात करेंगे, लेकिन इतना सी बात आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग चीज है। चलिए आगे से और थोड़ी सी इस कहानी को बढ़ाते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि क्या ये सेल्सियस स्केल के बाद में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जो हम लोग यूज करते हैं। तो उसका आंसर है जी हाँ, बना, जिसको हम लोग फ़ारेनहाइट कहते हैं, जो यूरोप का कंट्री है उसमें बखूबी यूज किया जाता है। हम लोग भी यूज करते हैं इंडिया में। यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्री पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ़ारेनहाइट। उन्होंने भी एक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या बनाए, इंस्ट्रूमेंट बनाए। उन्होंने किस तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाए उसको भी समझ लीजिएगा कि जैसे सेल्सियस ने इस स्केल को तैयार किया उसी तरह से फ़ारेनहाइट भाई साहब ने भी एक स्केल तैयार किया, यूरोपियन कंट्री में जो आज भी चलती है। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ़ारेनहाइट। जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फ़ारेनहाइट। उन्होंने क्या माना कि जहां पे हमारा वाटर आइस बनती है, क्या बनती है, आइस बनती है, उस टेम्परेचर को उन्होंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लिया। जैसे कि यहाँ पे सेल्सियस भाई साहब ने जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर था उसको 0 डिग्री सेल्सियस माना था, वही पॉइंट को फ़ारेनहाइट भाई साहब ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लिया। और जहां पे हमारा वाटर क्या हुआ था, बॉयल हुआ था, उसको उन्होंने मान लिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस तरह से इसका भी क्या बन गया, एक स्केल बन गया। अब इस दोनों के बीच में उन्होंने क्या कर दिया, जो भी नंबर है उसको इक्वली इस तरह से डिवीजन बना दिया, ये देखिए इस तरह से इक्वली डिवीजन बना दिया गया। मतलब यहाँ पे जो आपका 1 डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करता है, उसी तरह से यहाँ का आपका 1 डिवीजन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को इंडिकेट कर रहा है। इसमें हमारा 100 डिवीजन बना, जबकि इसमें आपका 180 डिवीजन बना। ये दोनों में आप बातें समझने का कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से यहाँ पे जो स्केल बना, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट के नाम से जानते हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब चलिए यहाँ पे कि सवाल क्या उठती है कि जब दो डिवाइस हमारे पास में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मौजूद हो गए, तब फिर से सवाल खड़ी होती है कि हमारा 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बड़ा है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग सिंपल एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान के चलिए कि किसी 2 मंजिला बिल्डिंग है। 2 मंजिला बिल्डिंग है तो 2 मंजिला बिल्डिंग में आप देखे होंगे सीढ़ी बनी हुई है। उसी 2 मंजिला को चढ़ने में के लिए एक जगह पे 100 सीढ़ी बनी हुई है और उसी मंजिला को चढ़ने के लिए दूसरी तरफ से 180 स्टेप बने हुए सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि जहां पे सीढ़ी की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे सीढ़ी की हाइट भी क्या होगी, कम होगी। मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे समझेंगे तो शायद बेटर समझ सकते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा कुछ हाइट है, यहाँ पे चढ़ने के लिए हमारा कुछ यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से क्या बनी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है।
अगर ये सीढ़ी हमारा क्या है 100 की संख्या में है, 100 की संख्या में है, अगर इतना ही लेंथ का सीढ़ी को अगर हम 180 स्टेप में क्या कर दें, इस तरह से कर दें, तो वो सीढ़ी की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गया। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पाने के लिए आपको कहीं ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। किसकी अपेक्षा में? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की अपेक्षा में, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल 100 डिवीजन है और यहाँ पे क्या है आपका 180 डिवीजन है। इसलिए यहाँ पे जो डिवीजन है उसकी लेंथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, छोटा होगी, जबकि यहाँ पे 100 डिवीजन होने की वजह से जो डिवीजन है उसकी लेंथ क्या होगी, बड़ा होगी। इसका ये मतलब भी हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस इज बिगर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों बातें भी क्लियर हो जाती है। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से फिर से एक सवाल उठती है, क्या ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन होती है? तो इसका भी आंसर होता है कि जी हाँ, ये दोनों के बीच में भी क्या होती है, रिलेशन होती है। तो चलिए थोड़ा सा ये रिलेशन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है। मतलब ये रिलेशन होती है रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे समझिएगा कि क्या होता है। जब आपने क्या लिया था, सेल्सियस लिया था, तो सेल्सियस में कितना डिवीजन था आपका, 100 डिवीजन था। अब ये 100 डिवीजन था, तो यहां पे स्टार्टिंग किससे हुआ था, 0 से, जबकि फ़ारेनहाइट में आपका स्टार्टिंग कहां से हुआ था, 32 से स्टार्ट हुआ था। तो क्या करेंगे, इसका बराबर लाने के लिए इक्वल टू हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को सीधे 32 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाई इसका डिवीजन कितना था हमारा, 180। इस तरह से ये दोनों के बीच में हमारा एक रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो ये बात भी समझ में आती होगी। अब एक सवाल फिर से यहां पे कि जो ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो हम लोग थर्मामीटर से मेजर करते हैं, वो हमारा सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है। ऐसे हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, उसको 98.6 होता है। तो ये 98.6 हमारा सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो ये टेम्परेचर होती है वो आपका फ़ारेनहाइट पे होती है, ना कि सेल्सियस पे होती है। अगर 98.6 सेल्सियस अगर हमारा ह्यूमन का टेम्परेचर हो तो इसमें तो पानी बॉयल हो जाता है, इसमें हम लोग कहाँ जिंदा रह पाएंगे। इसलिए ह्यूमंस का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेल्सियस पे नहीं होती है, वो होता है आपका फ़ारेनहाइट पे, 98.6 फ़ारेनहाइट। अब याद रखेंगे ये पॉइंट भी, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ये होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, ना कि सेल्सियस पे। सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉइलिंग वाटर है, वहाँ पे पानी खौलती है, तो उतना टेम्परेचर हमारा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बॉडी पूरा जल जाएगी हमारी। इसलिए जो थर्मामीटर में हम लोग को मेजर करते हैं वो हमारा सेल्सियस में नहीं होकर क्या इसमें रहता है, फ़ारेनहाइट पे, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर होती है ह्यूमन बॉडी का। अब ये पॉइंट भी याद रखेंगे। थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से समझने का कोशिश करते हैं, क्या एक ऐसा कोई पॉइंट हमको मिलेगा जहां पे आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू इक्वल हो जाए। एक बार फिर से मेरा सवाल समझिएगा कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है
जिस वैल्यू पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। तो इसका भी आंसर क्या होती है, हाँ होती है, दोनों का वैल्यू एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं कि वो कौन ऐसा हमारा पॉइंट है जहां पे दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए क्वेश्चन, at fixed temperature degree Celsius and degree Fahrenheit will be equal। तो इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि कौन ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए दोनों का टेम्परेचर को हम यहाँ पे T मानने वाले हैं कि T टेम्परेचर पे दोनों का टेम्परेचर क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो लेट T लेते हैं इक्वल टेम्परेचर। यहाँ पे जो हमने T लिया, ये टेम्परेचर आपका इक्वल टेम्परेचर मान के चल रहे हैं। अब इसका ये मतलब भी हुआ जो हमने फार्मूला पढ़ के रखा, क्या फार्मूला पढ़ के रखे हैं कि C/100 इक्वल टू 8-32/180। इसका मतलब ये है कि C भी आपका T है और 8 भी क्या है, T है। इस टेम्परेचर पे दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस जगह पे अगर हम इस वैल्यू को रख दें, C के जगह में क्या रख दें, T रख दें, T बाई क्या रख दें 100 इक्वल टू F की जगह भी क्या रख दें, T। क्यों रख रहे हैं दोनों की जगह, क्योंकि T बी द इक्वल टेम्परेचर किसका, C और फ़ारेनहाइट यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, -32/180। ये देखिए हम लोग कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। अगर हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180T मिलेगा इक्वल टू 100T माइनस 3200, ये वैल्यू मिल जाएगा। ये बातें समझ में आती है। अब ये 100T प्लस में है, हम इक्वल टू से इधर लेके लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 100T माइनस 100T इक्वल टू क्या बचा, -3220, ये वैल्यू मिलेगी। इसको अगर हम घटा दें तो आपको क्या मिलने वाला, 80T इक्वल टू -3200। तो T इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बाई 80, इससे इसको काट दीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, T इक्वल टू हमको मिला 320/8। जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में है, ये माइनस में है, आप यहाँ ध्यान देंगे माइनस में। जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये 40 टाइम पे कट जाएगा। 8 4 जा 32, ये 0 के बदले में 0, यानी कि -40 पे आपका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, या और लिख सकते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इस टेम्परेचर पे। आप ये भी चीज़ याद रखेंगे, -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को अराइज होता है, यानी कि पूछा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। एक छोटी सी और बात समझ लेते हैं लोग, हाउ टू मेजर टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर को मेजर किस तरह से करते हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग
थर्मोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूज टू थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन आज का डेट में ये थर्मोमीटर हमारा दो तरह से आया। एक तो आप मरकरी वाला देखे हैं और एक थर्मोमीटर आपको डिजिटल मिल जाता है। अब किस तरह से इसको मेजर करें हम लोग? डिजिटल थर्मोमीटर पे किस तरह से मेजर होता है ट्रांसफॉर्म ये टेम्परेचर? डिजिटल थर्मामीटर पे सर्किट लगी होती है। क्या लगी होती है? सर्किट लगी होती है। जैसे जैसे हमारा क्या होता है, हीट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वहां का क्या होता है, रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाता है। और वो क्या करता है, शुरू से लेकर लास्ट का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करेगा। जब हम किसी बॉडी में क्या करते हैं, रख दें, तो वहां का अगर टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, उसके आधार पे वो सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और उसी को वो क्या कर देगा, कोडिंग के रूप में शो कर देगा। इस तरह से हम लोग डिजिटल पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन जिसमें हमारा मरकरी भरा हुआ हो, पारा भरा हुआ हो, उसमें क्या किया जाता है, सेम प्रोसेस जो सेल्सियस भाई साहब ने, फारेनहाइट भाई साहब ने किया था, कि इस तरह से मान के चलिए ये हमारा आइस है, ये आइस है, यहाँ पे हम थर्मामीटर को रख दिए और यहाँ पे नोट कर दिए, ये क्या इंडिकेट किया, 0 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट किया। दूसरी, हम इसी पानी को क्या कर दिए, बॉईल कर दिए इस तरह से, और यहाँ पे क्या रख दिए, थर्मामीटर को रख दिए, तो ये जितना रीड किया, यहाँ पे रीड किया ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग को दो रेफरेंस पॉइंट मिल गया। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच में जो भी टेम्परेचर यहाँ पे आए वो हमारा क्या कहलाएगा, उस बॉडी का, उस प्लेस का, उस कंट्री का टेम्परेचर कहलाएगा। इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, डिजिटल से भी और मरकरी थर्मामीटर से भी। तो ये थी हमारा कुछ जानकारियां जो टेम्परेचर के बारे में। थोड़ी हम आज बात करते हैं हीट के बारे में, कि हीट क्या है। तो चलिए हीट के बारे में भी बात करते हैं और समझते हैं कि हीट क्या है। चलिए हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में। तो हम पहले से भी जान चुके हैं कि हीट जो है हमारा, ये क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का दूसरा रूप को भी हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। और हीट का क्या प्रॉपर्टीज होती है, कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे क्या करती है, मूव करती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ये बातें हम यहां पे लिख दी हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हीट इज एन एनर्जी, हीट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का दूसरा रूप है। व्हिच फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जो आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या करती है, मूव करती है। क्लियर? आगे थोड़ी सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज करा दें, राइज करा दें, तो वो किसी भी सब्सटेंस हो, मटेरियल हो, उसका स्टेट को क्या कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। याद रखिए ये पॉइंट। जैसे कि मान के चलिए कि हम आइस को गर्म करना शुरू किए। आइस को जब हमने गर्म किया तो जैसे ही सॉलिड था आइस, हीट दिए तो सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। हमने और हीट को राइज किया तो वही लिक्विड आपका किस में बदल गया, गैस में बदल गया। यही पॉइंट यहां पे लिख दिया गया है कि हीट राइज द टेम्परेचर। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या कर सकता है, वो चेंज द स्टेट, वो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का जो स्टेट है, अवस्था है, उसको क्या कर देगा, वो बदल देगा। और एक बात है, मान के चलिए
कि हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो रहा है, तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड की स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या वहां पे हमारा हीट इंक्रीज हो रहा है? तो इसका आंसर है कि वहां पे हीट हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 डिग्री के बाद पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि 100 डिग्री के बाद पे आपका वाटर का स्टेट ही क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखिए यहाँ पे हमने यही बातें लिख दिया गया है, आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीज बट चेंज स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन उसका स्टेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आखिर में जो हमने हीट कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वो टेम्परेचर किधर गया? तो इसका सही आंसर है कि वो हमारा भाप के अंदर लैटेंट हीट के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम आगे जाके इसका भी डिटेल्स करेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे कि लैटेंट हीट क्या होती है। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर होती है कि जब हम किसी पानी को या वाटर को बॉईल कराते हैं तो 100 डिग्री के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, जबकि वो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो आपका लैटेंट हीट के रूप में भाप के अंदर पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? थोड़ी सी हम पीछे जमाने में लौटते हैं और जानकारी देते हैं। इवनली साइंटिस्ट भी ये मानते थे कि हम लोग की जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में कोई एक लिक्विड पदार्थ है। जब वो लिक्विड पदार्थ किसी बॉडी के अंदर पे क्या हो जाता था, इन हो जाता था, तब वो बॉडी गर्म हो जाता था, और जब वो लिक्विड उस बॉडी को छोड़ देता था तब वो बॉडी ठंडा हो जाता था। ऐसा माना जाता है। बहुत दिनों तक इस आधार पर भी हम लोग टेम्परेचर को एक कंफ्यूज में होके चले थे, लेकिन बाद में बहुत सारी डिवाइस बनी तो हम लोग टेम्परेचर क्या होती है, किस तरह से मेजर करते हैं, ये सारी बातें को से इजाद मिल पाया। तो चलिए, ये थी हमारा हीट की बात। आप हीट के बारे में भी समझ पाए होंगे। तो इसी हीट में एक अगला टॉपिक हम फिर से जोड़ते हैं, जिसका नाम है हमारा केल्विन टेम्परेचर स्केल। केल्विन टेम्परेचर स्केल। केल्विन टेम्परेचर स्केल, इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये केल्विन भाई साहब ने जो अपना टेम्परेचर का स्केल बनाया, वो कुछ लॉ के आधार पे फॉर्म किया। पहला लॉ था कि जब हम क्या रख दें, पहला प्रेशर को कांस्टेंट रख दें। प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखें। तो प्रेशर को कांस्टेंट अगर हम रख देते हैं तो इस आधार पे आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर हो जाएगा। ये बातें हम जानते हैं कि वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब हमारा क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों में सीधा संबंध है। किस केस पे, जब हम प्रेशर को किसी सिस्टम पे कांस्टेंट रखते हैं तब क्या हम इसको लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T टेम्परेचर, और V इक्वल टू KT लिख सकते हैं, और V बाई T इक्वल टू K यानी कि कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हो जाता है। तब इस केस में आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर? आगे और थोड़ी सी बातें समझिएगा कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, दूसरा पॉइंट में समझिएगा, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं तब इस केस में क्या होगा, आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
टेम्परेचर, ये बातें आप चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू KT और P बाई T इक्वल टू K यानी कि कांस्टेंट। इस केस में भी ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है प्रेशर और टेम्परेचर। इसी को आधार मान के केल्विन ने एक स्केल का निर्माण किया जिसको हम लोग केल्विन टेम्परेचर स्केल के नाम से जानते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे किस तरह से उन्होंने इस स्केल को फॉर्म किया। ध्यान से समझिएगा इस स्केल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया और डिफरेंट गैस का टेम्परेचर को क्या करने लगा, कम करने लगा। अगर हम उस गैस का टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, हमारा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। दोनों सीधा संबंध रखता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे प्रेशर आपकी घटेगी। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कि उन्होंने दो स्केल लिया किस तरह से। ये देखिए हम छोटी सी ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस तरह से उन्होंने ये ग्राफ लिया, ये डायरेक्शन को आप प्रेशर मान लीजिए, ये आपका प्रेशर हुआ और ये डायरेक्शन को उन्होंने क्या माना, टेम्परेचर माना। ये देखिए ये तो पॉइंट आपका 0। चलिए हम इसको यहाँ पे, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ये बातें भी आपको समझ में आती है। इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, अब हमने क्या किया कि सपोज यहाँ पे एक गैस को लिया, ये गैस को हम गैस 1 नाम दे देते हैं, गैस 1। इस गैस का टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे घटाएंगे तो इसका क्या बनेगा, प्रेशर भी हमारा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बातें आप ध्यान से समझिएगा कि केल्विन ने स्केल जो बनाया टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो किस तरह से इस स्केल को फॉर्म किया। उन्होंने ये गैस की हेल्प लिया, ये गैस का हेल्प लिए और इस गैस का टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे से घटाना शुरू किया। इस तरह से जैसे ही गैस का टेम्परेचर घट रहा है तो आप देख रहे हैं प्रेशर भी आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इस तरह से क्या किए, घटाए, हम इसको इस तरह से दिखा दें ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरह से घटाए तो उनको एक ऐसा पॉइंट भी मिला, गैस को क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो गैस का टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। और एक ऐसा पॉइंट भी मिलेगा, मान के चलिए कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी गैस को अगर हम कंप्रेस कर दें, उसका टेम्परेचर घटा दें, तो गैस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और उस लिक्विड का टेम्परेचर को और हम घटा दें तो वो लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इस गैस का एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट जहां पे ये गैस आपका क्या बन गया, सॉलिड बन गया, सॉलिड बन गया। और ये जो पॉइंट मिला, ये तो नेगेटिव क्यों मिला, तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट का वैल्यू था आपका -273.15 केल्विन के बराबर। ये देखिए माइनस में। हाँ, और दूसरी बात,
उन्होंने ये भी देखा कि जब उन्होंने दूसरी टाइप की गैस लिया तो सभी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब उन्होंने देखा कि दूसरा गैस लिया, ये मान के चलिए हम गैस दूसरा लेते हैं, तो उन्होंने ये भी देखा कि वो गैस भी क्या कर रहा है, इसी टेम्परेचर पे आके सॉलिडिफाई हो रहा है। चाहे इधर टेम्परेचर आपका क्यों ना कुछ भी हो, लेकिन वो इसी टेम्परेचर पे यानी कि -273.15 केल्विन पे आके ही क्या हो रहा है, आपका सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी कि यही भी मिल रहा है। तीसरा गैस उन्होंने और लिया, मान के चलिए ये गैस 3, तब भी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये गैस भी इसी पी पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। देखिए इस तरह से इसी पॉइंट पे आके सब गैस क्या हो रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रही है, सब कम होते चली जा रही है। ये देखिए और एक पॉइंट मिला जहां पे आपका गैस सॉलिडिफाई में बदल गया। मतलब ये किस केस की कहानी है, जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी कि P/T = क्या है, आपका K की कहानी है। प्रेशर को घटा रहे हैं तो टेम्परेचर घटाना होगा, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, इसकी कहानी है। इस तरह से ये हमको वैल्यू मिला, वो वैल्यू क्या था आपका -273.15 केल्विन, और इसी को हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से। अब इस टेम्परेचर पे ना तो किसी पदार्थ का मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगी, ना उसमें टेम्परेचर होगा, ना उसमें प्रेशर होगा। प्रेशर और टेम्परेचर कब बढ़ती है, जब किसी भी मैटर का मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो उन्होंने क्या देखा कि -273.15 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर रही है। मतलब इस टेम्परेचर पे ना तो आपका कोई टेम्परेचर बचा, ना कोई प्रेशर है, और इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। और इस वैल्यू को मान लिया गया जीरो केल्विन। इसी वैल्यू को क्या मान लिया गया, जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का मतलब होता है -273.15 केल्विन, जो जनरली जीरो केल्विन = हम लोग ये पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि जीरो केल्विन = -273 केल्विन जो यूज करते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से इस टेम्परेचर का नाम दिया गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को उन्होंने यह भी बताया कि पूरी दुनिया पे सबसे छोटा टेम्परेचर आपका यही होगा। इससे छोटा टेम्परेचर आपको इस पूरा यूनिवर्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बातें भी आप याद रखिएगा। क्लियर? तो चलिए, और इसीलिए टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट बना, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट बना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर को केल्विन मान लिया गया। ये देखिए यही कारण है, केल्विन मान लिया गया। अब यहां पे कुछ सवाल फिर से खड़ी होती है कि अगर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को केल्विन में दर्शाना चाहें तो कितना होगा, वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था, तो 0 डिग्री सेल्सियस से ये माइनस की ओर गया है। कितना माइनस की ओर गया है, 273.15 डिग्री उधर माइनस की ओर गया है। तो यहां पे हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ
वाटर H2O लिखेंगे, चलेगा। कितना होगा, तो यहां पे इसको आना होगा, यानी कि -273 डिग्री पे जब आप प्लस की ओर चलेंगे तो यहां पे आपको क्या वैल्यू मिलेगा, ये माइनस की ओर गए हैं तो माइनस की ओर से आप इधर जाएंगे तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ H2O यानी कि आपको मिलने वाला है 273 केल्विन, जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यहाँ पे ये कहानी समझ में आती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन मान लिया गया। दूसरी और कहानी समझते हैं कि अगर हम इसकी बॉइलिंग की बात करें, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग टेम्परेचर आपका कितना में होता था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री किसके बराबर, 273 केल्विन के बराबर, प्लस इसमें आप 100 को जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 373 केल्विन। ये आपका केल्विन में बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर मिल जाती है। क्लियर? आगे और थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको 3 चीज मिला टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, एक सेल्सियस मिला, एक फ़ारेनहाइट मिला और एक मिल गया केल्विन, जो इसको केल्विन में बनाया था, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, केल्विन स्केल पड़ा। अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं स्टडी बाय केल्विन, इसको स्टडी केल्विन ने किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा केल्विन टेम्परेचर स्केल। तो यहां पे हम लोग थोड़ी सी और बात करें, ध्यान से समझिएगा। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो ये तीनों में क्या संबंध है हमारा, इसमें संबंध यह है, आप याद रखेंगे कि C/5 इक्वल टू 8 - 32 by 9, 273.15 by 5, ये रिलेशन बनती है तीनों में, आप याद रखेंगे ये तीनों बराबर है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो तीनों का हमारा टेम्परेचर सेम निकलने वाला है। ये चीज को आप हमेशा याद भी रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। आगे जाके हम इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और इस तरह से हमको क्या मिल गया, केल्विन स्केल मिल गया। थोड़ी सी बातें, क्या मिल गया, केल्विन स्केल मिल गया। स्केल, ये केल्विन स्केल क्या किया, यहां पे जो हमारा गति मूव कर रहा है उसको मेजर किया, हाई से लो गया और लो से हाई गया या कहीं पर भी गया, लेकिन जो टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, उसको क्या किया, मेजर किया। कौन, केल्विन स्केल में। इसलिए केल्विन स्केल को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्केल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स स्केल के नाम से भी जाना जाता है। समझिएगा, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर मान के चलिए। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, गति, यानी कि ऊष्मा जो गति करता है उसको हम लोग मेजर किससे किए, केल्विन स्केल से। और इस तरह से एक वर्ड का इजाद हुआ थर्मोडायनेमिक्स का। अब थर्मोडायनेमिक्स का इजाद हुआ तो केल्विन स्केल से, केल्विन स्केल से आप किसको मेजर कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, कहां पे जीरो होता है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज, केल्विन स्केल से आप थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा टेम्परेचर है उसको भी मेजर कर सकते हैं।
इस तरह से इसका इन्वेंट हो गया, इसका केल्विन स्केल। और यही केल्विन स्केल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? थर्मोडायनेमिक स्केल, यानी कि थर्मोडायनेमिक शब्द का इजाद हो गया, जो हम लोग साइंटिफिक भाषा में यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये क्लास भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिजिक्स को आज यहीं तक रखते हैं, फिर से कल एक नया टॉपिक में नई चीज की ओर बढ़ेंगे और उसको भी 100% समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।